डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईएससी क्लास 12 का चैप्टर 16 फिस्कल पॉलिसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर को हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, 2026 का जो हमारा सिलेबस है। तो चलिए एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें हमें चैप्टर में पढ़ना है मीनिंग ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इट एंड पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, मीनिंग उस, और टैक्सेस कितने टाइप्स के होते हैं उनका मीनिंग, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में डिफरेंसेस, पब्लिक एक्सपेंडिचर मीनिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, पब्लिक डेप्ट मीनिंग एंड रिडम्पशन, डेफिसिट फाइनेंसिंग का सिर्फ मीनिंग पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इस चैप्टर से बहुत सारा टॉपिक्स इस बार सिलेबस से कट किया गया है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस इज़ द स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस मतलब कि इनकम के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कहाँ से सरकार को इनकम आ रहा है और कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब खर्च कर रही है। पब्लिक मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ, गवर्नमेंट का कैसा फाइनेंस होता है, तो इनकम गवर्नमेंट को कहाँ से आता है और एक्सपेंडिचर कहाँ से आता है, इसी स्टडी को पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। पब्लिक अथॉरिटीज़ मीन्स गवर्नमेंट। पब्लिक अथॉरिटीज़ में सब तरह की गवर्नमेंट्स आएंगे, ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो लोकल लेवल पे हो, चाहे म्यूनसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स हों और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट्स। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट, यहाँ इस पब्लिक फाइनेंस के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है, सारे लेवल्स के गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट के फंक्शंस बहुत सारे होते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शन जैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, इकोनॉमी को डेवलप करना, तो इन सब चीज़ों के लिए पब्लिक फाइनेंस की स्टडी इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फिस्कल पॉलिसी, इसका मतलब समझेंगे। देखिए दो पॉलिसीज़ होती हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि बैंक बनाता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक। लेकिन फिस्कल पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं। तो पॉलिसी विच इज़ कंसर्न्ड विद टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग, ऐसी पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहती हैं। ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट टैक्स के का यूज़ करके, मतलब टैक्स लगाती है बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इन सब टैक्स का यूज़ करती है अपने इनकम को रेवेन्यू जनरेशन के लिए, स्पेंडिंग करती है, बहुत जगह सरकार खर्च भी करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराने के लिए, उन पॉलिसीज़ को लाने के लिए, कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। पब्लिक बोरोइंग, अब जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारा बोरो भी करती है, लोन भी लेती है, कभी कभी सिटीजन से, कभी फॉरेन नेशनल से या वर्ल्ड बैंक से, जब इम्पोर्टेंस हो जैसा भी। तो इन सब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, सॉरी, जो गवर्नमेंट है ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक बोरोइंग, अपने इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। जो उनका मकसद होता है, जो भी इकोनॉमी में डेवलपमेंट करना होता है, उसको गवर्नमेंट अपना फुलफिल करती है फिस्कल पॉलिसी को बना के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है। पब्लिक रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की जो भी इनकम, सरकार को जहाँ जहाँ से इनकम आएगा वो सब पब्लिक रेवेन्यू के अंडर में आएगा। इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल इट्स सोर्सेज, जिन जिन सोर्सेज से सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मीन्स इनकम जनरेशन होगा, दो सोर्सेज आर कॉल्ड एज पब्लिक रेवेन्यू। ठीक, अब सरकार को दो जगह से इनकम जनरेशन होता है बेसिकली, पहला तो टैक्स हो गया और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स मतलब कि अगर जैसे सरकार ने बहुत सारी कमोडिटीज़ पे डायरेक्ट टैक्स इम्पोज कर रखा है, जीएसटी वगैरह हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, तो यहाँ से जो सरकार को जनरेशन होता है, इनकम आता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसे कमोडिटीज़ या ऐसी चीज़ें जिन पे सरकार बिना टैक्स लगाए उनको इनकम मिल रहा हो, रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। फॉर एग्जांपल सरकार ने किसी को लोन दिए रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा सरकार को, इंटरेस्ट रिसीव होगा, वो इनकम बनेगी सरकार की। अगर सरकार ने किसी का शेयर खरीद रखा है, शेयर खरीद के रखा है, तो उसको सरकार को डिविडेंड उस पर मिलता है, प्रॉफिट मिलता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज से, अगर सरकार ने शेयर खरीद रखा होता है तो ये सब इनकम के सोर्सेज हो गए जो गवर्नमेंट को मिलते हैं। आप सबसे पहले पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल टैक्स पॉलिसी का, टैक्सेशन के बारे में। टैक्सेशन, टैक्स क्या होता है बेसिकली, टैक्स का डेफिनेशन, कंपलसरी पेमेंट, मतलब ये जो पेमेंट होती हैं वो सभी को देनी पड़ती है सरकार को, फ्रॉम पीपल टू गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकम बाय गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट खर्च करती है फॉर प्रोवाइडिंग कॉमन बेनिफिट्स, सबको कॉमन बेनिफिट देने के लिए, सब लोग को कॉमन बेनिफिट मिले, सब लोग जैसे
पब्लिक प्लेसेस बनाती है, पार्क बनाती है, गार्डन बनाती है, हॉस्पिटल डेवलप करती है, स्कूल्स सरकारी जो हो गए, तो ये सब गवर्नमेंट डेवलप करती है, सब लोग वहाँ पे जा सकता है, कॉमन बेनिफिट्स कॉमन पीपल के लिए। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है, जिसको कंपलसरी पेमेंट कहा जाता है। ये कीवर्ड है, आप इसके लिए ये वर्ड याद रख सकते हैं, कंपलसरी पेमेंट होते हैं ये। मतलब जितना भी लोग इनकम अर्न करता है उसको ये टैक्सेस देने पड़ेंगे, चाहे, और जो नहीं इनकम अर्न करते उनको भी इनडायरेक्टली टैक्सेस पे करने होते हैं अगर वो कोई कमोडिटीज़ परचेज कर रहे हैं तो। इसीलिए टैक्स को कहा जाता है मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू का, सरकार की रेवेन्यू का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, इसके बिना सरकार रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दो तरह के टैक्सेस होते हैं बेसिकली। इसके पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको हम जान लेंगे, नो क्विड प्रो को। ये देखिए इसका क्या मतलब होता है, समथिंग गिवन इन रिटर्न। तो सरकार जो टैक्स लगाती है उससे इंसान को नो क्विड प्रो को, मतलब कोई भी चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती हैं। हम लोग ने जो टैक्स दे दिया सरकार को, तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मैंने 5,000 टैक्स दिया तो मुझे 5,000 का सरकार कोई चीज़ रिटर्न में देगी, कोई सामान देगी, ऐसा नहीं होता है। उसमें वो क्या होता है, कॉमन बेनिफिट के लिए सरकार पैसा यूज़ करती है, इसीलिए कुछ भी चीज़ें रिटर्न में नहीं मिलती है सरकार को, टैक्स पेयर को, सरकार से। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो टाइप्स की टैक्स होती हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों टैक्स को समझने से पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनको हम अच्छे से समझ लेना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे आपको। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इम्पैक्ट क्या होता है और इंसिडेंस क्या होता है, चलिए समझते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स रेफर्स टू द बर्डन ऑफ टैक्स on the person who pays it to the government in the first instance। देखिए इम्पैक्ट ऑफ टैक्स मतलब कि जो टैक्स का बर्डन है वो किस पे है, किस इंसान पे है, कौन सा पर्सन जो है गवर्नमेंट को टैक्स एक पहली बार में ही पे कर रहा है, उसको कहेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, मतलब कि मनी बर्डन, जो टैक्स पे करना है, जो जितना मनी टैक्स के रूप में पे करना है सरकार को, वो अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है। इसको मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ, तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस में कहा जाता है कि जो इम्पैक्ट है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो सेम पर्सन पे होता है, एक ही इंसान पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा और इंसिडेंस भी होगा। इसका क्या मतलब है कि जैसे मेरी डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स आता है फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरा इनकम है समथिंग 13 लाख 14 लाख सपोज़ कीजिए, तो उस 14 लाख में से मैंने 3-4 लाख सरकार को मुझे पे करना है, एज अ टैक्स देना है, तो मेरे ऊपर वो टैक्स लगा है, तो मेरे ऊपर इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है और अल्टीमेटली उसको पे भी मैं ही करूँगी, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी मेरे ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा डायरेक्ट टैक्स में होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग पर्सन पे फॉल करता है, डिफरेंट पर्सनस। जैसे जीएसटी, किसी सामान पे, किसी प्रोडक्ट आप शॉप पे लेने जाते हैं, तो उस प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो किसको पे करना होता है, प्रोड्यूसर को, लेकिन अल्टीमेटली पे कौन करता है, एक जो कंज्यूमर होता है उस कमोडिटी को जो परचेज़ करता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं उस प्रोडक्ट में एमआरपी को इंक्लूड करके, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, आप देखेंगे हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा होता है, तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। वो टैक्स तो लगाया जाता है प्रोड्यूसर के ऊपर गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अल्टीमेटली उसको पे करता है कंज्यूमर। तो इसीलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में जो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स है एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो दोनों डिफरेंट पर्सन पे फॉल करेगा। गॉट इट। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स इज़ द वन विच लेवीड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पर्सन। लेवीड, ये की टर्मिनोलॉजी है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब आप टैक्स का डेफिनेशन डिफाइन करेंगे तो लेवीड वर्ड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स जो कि इनकम पे किसी इंसान के या प्रॉपर्टी पे लगता है, उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। डिफरेंस का यहाँ पे चार्ट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन सेम पर्सन पे होगा, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। नेचर कैसा होता है, इनकम या वेल्थ पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो इनडायरेक्ट टैक्स किस प्रोडक्ट्स पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीज़ें हम खरीदते हैं उन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस, इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन पे लगता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंट पर्सन में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी। डायरेक्ट टैक्स में जो पेमेंट होता है वो डायरेक्टली पे किया जाता है, मतलब जिस पे वो बर्डन आएगा वही अल्टीमेट पेयर भी होगा।
इम्पैक्ट और इंसिडेंस क्योंकि सेम पर्सन पे है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स में वो सेलर्स कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड थ्रू सेलर्स, मतलब कि सेलर्स या प्रोड्यूसर्स जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बर्डन उन पे होता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको पे करता है कंज्यूमर। जैसे कि हम और आप जब कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उस पर हम इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं जीएसटी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है एनालिटिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कुछ और टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं जो हमारे सिलेबस में है। प्रोपोर्शनल टैक्स, अ टैक्स इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम एज द इनकम ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीजेस। प्रोपोर्शनल से नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोपोर्शनेट रहेगा, बराबर रहेगा। मतलब कि अगर किसी टैक्स पेयर का इनकम बढ़ रहा है लेकिन जो टैक्स का रेट है वो सेम हो, टैक्स का रेट सेम ना हो, सेम ही रहे, चाहे इनकम बढ़े या घटे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पहले 5 लाख कमाती थी तो मेरे पे जो टैक्स लगता था वो 10% लगता था। अब मेरा इनकम जो है वो बढ़ के 5 लाख से 20 लाख हो गया, लेकिन अभी भी मेरे ऊपर टैक्स 10% ही लग रहा है। तो ऐसे तरह के टैक्स को प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कहते हैं, जो इंडिया में लगता भी है थोड़ा कहीं कहीं जगह। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अ टैक्स इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, नाम से ही समझ में आ रहा है प्रोग्रेस कर रहा हो, बढ़ रहा हो। तो ऐसा टैक्स जिसमें इनकम के बढ़ने की वजह से, अगर किसी का इनकम बढ़ रहा है तो जो टैक्स पहले लगता था उसका रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, इनिशियल टैक्स रेट फिक्स नहीं है। ठीक, तो ऐसे टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। लोअर इनकम इज टैक्स्ड एट लोअर रेट, अगर आपका इनकम कम है तो आप पे कम रेट का टैक्स लगेगा। आप सिर्फ 5 लाख कमाते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ 2% टैक्स लगेगा। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई, 5 लाख से 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, तो टैक्स का रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा, प्रोग्रेस करेगा। अ प्रोग्रेसिव टैक्स टेक्स अ लार्जर परसेंटेज ऑफ पीपल्स इनकम द लार्जर इज़ देयर इनकम। मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स की वजह से जो लोगों की इनकम होती है उसका बहुत सारा हिस्सा जो है टैक्स के फॉर्म में उनको पे करना पड़ जाता है। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, जैसे कि एक पर्सन इनकम कमा रहा है 5 लाख हर साल, तो उसके ऊपर 10% टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर वही पर्सन 5 लाख से उसका इनकम बढ़ गया 10 लाख, वो 10 लाख कमाने लगा, तो उस पर 30% का टैक्स रेट लगने लगा। मतलब पहले 10% सिर्फ टैक्स था 5 लाख पे, और लेकिन यहाँ पे 10 लाख जैसे ही उसका इनकम बढ़ा वैसे ही जो रेट ऑफ टैक्स है आप देख सकते हैं डबल हो गया, 30% हो गया। तो ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ये ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, जिसके वजह से जो लोगों की इनकम का जो है लार्जर परसेंटेज प्रोपोर्शन जो है वो टैक्स के फॉर्म में उनको पे करना पड़ जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है रिग्रेसिव टैक्स। ये बेसिकली टैक्स पे इम्पोज नहीं होता, ये जनरली टैक्स वाला जो सिस्टम है ये फॉलो नहीं किया जाता कहीं भी। इसका मतलब होता है कि टैक्स का बर्डन पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि रेट ऑफ टैक्सेशन डिक्रीजेस एज द टैक्स पेयर इनकम इंक्रीजेस। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि इनकम बढ़ रहा है तो टैक्स का रेट भी बढ़ना चाहिए या कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे टैक्स पेयर का इनकम बढ़ रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्स पहले लग रहा था वो कम होता चला जा रहा है। लेकिन ये टैक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं होता, ये टैक्स बर्डन की बात करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई एक पर्सन है, रिच पर्सन, उसने एसी खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा, तो उसको 18% टैक्स देना पड़ा उस एसी पे। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आया, उसको ज़्यादा लॉस नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है, उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन अगर कोई पुअर पीपल टैक्स एयर कंडीशनर ख़रीदता है, उसको सेम रेट, उसको भी टैक्स वही लग रहा है, 18% का टैक्स उसको भी देना पड़ रहा है एसी के लिए, तो उसके ऊपर तो बर्डन ज़्यादा आएगा क्योंकि उसकी इनकम कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ टाइम के बाद उस पुअर पीपल की इनकम जो थी, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले थी 10,000, लेकिन अब धीरे धीरे वो इनकम हार्ड वर्क से उसने इनकम को अपने इंक्रीज़ कर लिया, 50 लाख हो गया, फिर 1 करोड़ हो गया, और तब भी उसके ऊपर टैक्स जो लग रहा है हाई लग्जरी गुड्स पे, जैसे एसी और जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स में आते हैं उन पे 18% ही टैक्स उस पर्सन पे लग रहा है, उस गरीब इंसान पे जो पहले गरीब था लेकिन अब वो भी रिच में हो गया, रिच क्लास में आ गया है।
तो उसका जो बर्डन था वो रिड्यूस हो गया। इनकम उसका बढ़ा लेकिन टैक्स रेट उसके लिए क्या हो गया, उसको फील होगा। पहले जब उसका इनकम कम था तो उसको टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अब देखिए वो पुअर पीपल का इनकम बढ़ गया लेकिन टैक्स रेट वही है, तो उसके लिए टैक्स रेट क्या हो गया, कम हो गया, उसको ऐसा फील होगा। तो ये बर्डन को रिड्यूस करता है, न कि रियल सेंस में ये कोई मीनिंग रखता है। ऐसा एग्जैक्टली देखने को नहीं मिलता। ये पहले बहुत यूरोपियन कंट्रीज़ में और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये सब चीज़ें देखी जाती थी, लेकिन अब ये जो है ये यहाँ पे लिखा है ना, मैटर ऑफ हिस्ट्री नाउ, इतिहास की बात हो गई है। अब कहीं पे ऐसा रिग्रेसिव टैक्सेशन वाला जो सिस्टम है वो फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे एक चार्ट बना है आपके बॉक्स में, इसको देख के आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं कि देखिए इनकम 5 लाख है तब, और 5 लाख से 10 लाख इनकम बढ़ गया, लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स में मैंने क्या बताया था, रेट जो है वो सेम रहेगा, तो 20% ही टैक्स लग रहा है अभी भी, इनकम बढ़े या घटे। प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे इनकम बढ़ी वैसे ही टैक्स का रेट में भी प्रोग्रेस देखने को मिला, टैक्स का रेट भी बढ़ गया। रिग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट कम हो गया। ठीक, इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। और अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम समझने से पहले एक और टैक्स है, उसको अच्छे से समझ लेते हैं, डिग्रेसिव टैक्सेशन। A tax is called digressive when the rate of progression in taxation does not increase in same proportion as the increase in income. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो गया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो डिग्रेसिव टैक्स मतलब ऐसा टैक्स जिसमें कि टैक्स जो है वो एक टाइम तक इंक्रीज़ करे फिर बाद में कांस्टेंट हो जाए। डिग्रेसिव टैक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टैक्स और प्रोग्रेसिव टैक्स दोनों का मिक्सचर होता है, और ये टैक्स इंडिया में लगता है। इंडिया का इनकम टैक्स जो है इसी को फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंडिया में टैक्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है 5% से 5%, 2.5 लाख पे 5% टैक्स लग रहा था, 5 लाख पे भी 5% टैक्स लग रहा था, लेकिन रेट इंक्रीजेस टू 25% फॉर द टैक्सेबल इनकम बिटवीन 12.5 लाख एंड 15 लाख a year. Thereafter the rate of tax remain 30% irrespective of the level of income. मतलब पहले टैक्स रेट जो था, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 5% था, फिर वो 5% से टैक्स बढ़ के 25% लगने लगा, और एक समय के बाद ये जो टैक्स था वो 30% पे आके कांस्टेंट हो गया। उसके बाद कोई चेंज नहीं आया टैक्स के रेट में, चाहे इनकम बढ़ रहा हो किसी पर्सन का, चाहे इनकम घट रहा हो। जैसे इंडिया में ये अभी लगता है, जैसे एग्जांपल अभी लॉ पास किया गया कि जिसके पास 12 लाख से ज़्यादा की इनकम होगी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो मतलब कि 12 लाख के बिलो लेवल में जिसके पास इनकम होगी 12 लाख के कम रेंज में, उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसके ऊपर जो भी रहेगा उन सब पर्सन को टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद आके वो कांस्टेंट एक जगह पे हो जाएगा। तो ऐसे टैक्सेशन सिस्टम को डिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। तो चलिए इसके ग्राफ से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। रिग्रेसिव टैक्स ये फॉल होगा, इनकम बढ़ी फॉल हो रहा है इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको शो किया गया है। प्रोपोर्शनल टैक्स ये हमेशा सेम रहेगा, इसलिए दिस इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। प्रोपोर्शनल टैक्स आपको हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस दिखेगा। डिग्रेसिव टैक्स एक समय तक इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल का मिक्सचर होता है। मतलब एक टाइम तक प्रोग्रेस करेगा, टैक्स बढ़ता जाएगा, फिर एक लेवल के बाद वो कांस्टेंट बन जाएगा। ये डिग्रेसिव टैक्स वाला सिस्टम है, इंडिया में लगता है, बहुत कॉमन है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ रहा है। आई होप आप लोगों को टैक्स रेट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। पब्लिक डेट, इट इज़ द डेट विच द गवर्नमेंट ओज टू इट्स सब्जेक्ट और टू द नेशनल्स ऑफ अदर्स कंट्रीज़। ये हमारी इकोनॉमिक्स के बुक्स में भी डेफिनेशन है, आप देख लीजिएगा एक बार। ऐसा कर्ज, सरकार का जो कर्ज सरकार लेती है किसी न किसी काम के लिए, अगर सरकार ने कोई लोन लिया किसी से, अपने सब्जेक्ट से मतलब अपने देश के सिटीज़न से लिया सरकार ने लोन, या दूसरे देश के नागरिकों से लोन लिया सरकार ने, तो उस लोन को, उस कर्जे को, और सरकार ने लोन ले लिया लेकिन वो लोन चुका नहीं पाई, तो वो सरकार के ऊपर कर्ज बन जाएगा, डेप्ट हो जाएगा सरकार के लिए, उसी को पब्लिक डेट कहते हैं। अब ये जो डेप्ट रिडेम्पशन क्या होता है? डेप्ट रिडेम्पशन इसका मतलब होता है कि सरकार अपना पैसा जो उसने कर्ज ले रखा है लोगों से, उसको रीपे कैसे करेगी।
रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट इज़ नोन एज डेप्ट रिडम्पशन। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं कैसे अपने सरकार अपने पैसे को चुकाती है, डेप्ट को कम करती है। उसके पहला मेथड है रेप्यूडिएशन, मतलब सरकार पीछे हट जाए, मना कर दे कि नहीं, मैं जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल क्राइसिस आई गई है मेरे देश में, अगर सरकार ने मान लो सपोज किसी सिटीजन से लोन लिया, कहीं से लोन लिया, और सरकार बाद में रिफ्यूज़ कर जाए कि मेरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है और मैं आपको जो मैंने लोन लिया था वो उसका कर्ज जो मेरे ऊपर है वो मैं आपको नहीं दे सकता, नहीं चुका सकता, तो ये होता है, इस मेथड को कहते हैं रेप्यूडिएशन। लेकिन इसके वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सरकार पे, जो गवर्नमेंट का जो कॉन्फिडेंस था, लोगों का गवर्नमेंट में भरोसा था, वो भरोसा लोगों का कम हो जाएगा, तो इट डिस्ट्रॉयज पब्लिक कॉन्फिडेंस, इसलिए अच्छा नहीं होता। फिर आता है रिफंडिंग, रेजिंग न्यू लोन्स टू रीपे ओल्ड लोन्स, मतलब कि सरकार नया लोन लेके पुराने लोन को चुका दे। इसका एग्जांपल है जर्मनी। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जर्मनी बहुत बुरी तरीके से उसमें हार गया था, उसके ऊपर सारी कंट्रीज़ ने, विनिंग कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा वो लगा दिया था कि उसको लॉस, वॉर में जितना लॉस हुआ है सबको पे करना पड़ेगा। लेकिन जर्मनी का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब था उस टाइम पे, तो जर्मनी को लोन चुकाना था विनर कंट्रीज़ को, तो उसने क्या किया, अमेरिका से लोन लिया, डाइवस प्लान के थ्रू अमेरिका ने जर्मनी को लोन लिया, और जर्मनी ने उस लोन का यूज़ करके, अमेरिकन लोन का यूज़ करके, जो भी उसके ऊपर लगाया गया था, जितना पैसा उसको बाकी देशों को देना था, उसने अपना लोन चुका दिया, बाकी देशों को पैसा दे दिया। लेकिन क्या उसका पूरा तरीके से डेब्ट सॉल्व हो गया? नहीं, उसने बाकी लोगों को तो चुका दिया, लेकिन अमेरिका का लोन तो उसे बाद में देना पड़ेगा जो उसने अभी अमेरिका से लिया है। तो इसका मतलब होता है कि नया लोन लेके पुराने लोन को चुकाना, रीफंडिंग करना। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डेट पोस्टपोन तो हो जाता है, आपका कर्ज जो है आपको किसी को तुरंत देना था तो आपने किसी और से लेके उसको दे दिया, लेकिन जिससे आपने लिया है उसको तो बाद में आपको देना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका डेट रिड्यूस नहीं हो पाता है। थर्ड प्रोसेस है डेट कन्वर्जन, रिप्लेसिंग हाई इंटरेस्ट डेट विथ लो इंटरेस्ट डेट, इस रिड्यूसेस इंटरेस्ट बर्डन। इसका मतलब कि अगर मैंने कभी किसी से, सरकार ने लोन लिया था, और उस टाइम पे जब सरकार ने लोन लिया था तो उस लोन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा था, और अब एक टाइम आ गया है, मैच्योरिटी वाला टाइम आ गया कि सरकार को वो लोन चुकाना है, उस कर्जे को, डेट को अपने चुकाना है, तो सरकार क्या करेगी, अब कहीं से अगर उसे लो इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे कर्ज, कम इंटरेस्ट पे लोन कोई दे रहा होगा, तो सरकार वो कम इंटरेस्ट पे लोन लेके हाई इंटरेस्ट वाले लोन को जो उसने पहले ले रखा था उसको चुका देगी, तो इंटरेस्ट का जो बर्डन था सरकार के ऊपर कम हो जाएगा। लेकिन जो कर्ज है वो पूरी तरीके से अभी भी कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। बजटरी सरप्लस, ऐसा तो इंडिया में जल्दी होता नहीं है, लेकिन बजटरी सरप्लस का मतलब क्या है कि आपके पास सरप्लस में, मतलब एक्स्ट्रा में रेवेन्यू आ जाए, सरकार इतना इनकम अर्न कर ले कि वो अपने कर्ज को डायरेक्टली चुका दे, उसको किसी कहीं से कुछ लेना ना पड़े, कोई और बाकी के जो हमने ऊपर 3 प्रोसेसेस पढ़े उनको ना फॉलो करना पड़े, इतना इनकम हो डायरेक्टली वो डेट को रीपे कर दे, तो इसकी वजह से पूरी तरीके से जो कर्ज है सरकार के ऊपर से वो हट जाता है। टर्मिनल एन्यूटीज़, एन्यूटीज़ मतलब एनुअल, हर साल। टर्मिनल एन्यूटीज़ मतलब कि इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, हर साल। अब सरकार ने किसी से लोन ले लिया, अगर सरकार ने लोन लिया है और सरकार उस लोन को हर साल थोड़ा थोड़ा करके चुका दे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पर ईयर थोड़ा थोड़ा इक्वली वो चुकाता जाए एक इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को, तो धीरे धीरे वो अपने लोन को पूरी तरीके से पे कर देगा एक टाइम के बाद। इसी सिस्टम को, इसी मेथड को टर्मिनल एन्यूटी मेथड कहते हैं। फिर सिंकिंग फंड, ये एग्ज़ाम में भी आया था एक बार और बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिएटिंग अ स्पेशल फंड वेयर गवर्नमेंट डिपॉजिट फिक्स्ड सम्स एनुअली, मतलब कि एक स्पेशल फंड बना लेना। सरकार जो क्या कर रही है, हर साल सरकार रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सरकार को कहीं ना कहीं से इनकम आ रहा है, टैक्स वगैरह से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से टैक्सेस मिल रहे हैं, तो सरकार उस इनकम का थोड़ा सा पार्ट जो है सेव करके रख ले कि बाद में वो अपने डेट को रीपे कर सके। ये बहुत सेफ़ और रिलायबल मेथड माना जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हमने किसी से लोन ले रखा है, एक पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बताऊँ, एक पर्सन ने लोन ले रखा है, तो वो क्या करेगा, उसके पास लोन चुकाने का पैसा वो थोड़ा थोड़ा सेव करता जाएगा
कि मैं थोड़ा थोड़ा, अगर वो इनकम अर्न कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा वो साइड में सेव करेगा, स्टोर करेगा, कि बाद में उसको अगर देना पड़े, डेट को चुकाने का समय आ जाए तो वो दे सके। ऐसे सरकार भी करती है। स्टैचुरी रिडक्शन इंटरेस्ट। स्टैचुरी रिडक्शन इंटरेस्ट क्या होता है? लीगल रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पे सरकार क्या करती है? फोर्सिबल, जोर ज़बरदस्ती के तरीके से सरकार देने से ही मना कर दे, लीगल रूल पास कर दे कि मैंने अगर लोन ले रखा है तो मैं उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं दूंगा, या इंटरेस्ट रेट को कम करके दूंगा। स्टैचुरी मतलब लॉ, लीगल, स्टैचुरी का मतलब ये होता है लीगल। तो लीगली जो इंटरेस्ट का रेट था, गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर को, लीगल ऑर्डर पास करके देने से मना कर दिया। ये बहुत कम टाइम पे होता है, जैसे कोई क्राइसिस आ गया, फाइनेंशियल क्राइसिस, तब सरकार ऐसा कर देती है। क्योंकि अगर सरकार ये वाला सिस्टम, ये वाला मेथड फॉलो करेगी तो उसका जो क्रेडिटर का ट्रस्ट है सरकार पे से उठ जाएगा। सरकार को जो भी लोन देने वाला होगा उसको ट्रस्ट नहीं रह जाएगा सरकार पे, इसलिए सरकार इसको फॉलो करने से मेथड को बचती है। कैपिटल लेवी, वन टाइम हैवी टैक्स ऑन वेल्थ, मोस्टली ऑन द रिच ड्यूरिंग एमरजेंसीज लाइक वॉर। कैपिटल लेवी मतलब कि अगर वेल्थ पे बहुत ज़्यादा सरकार टैक्स लगा दे। अब सरकार को जब टैक्स आएगा तो उसके पास इनकम ज़्यादा आएगा, इनकम ज़्यादा आएगा तो वो अपने लोन को रीपे कर देगी। ये क्विक और बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन ये सिर्फ वॉर टाइम पे यूज़ होता है। उस टाइम पे क्या करती है सरकार? ज़्यादातर रिच लोगों पे हैवी टैक्स लगा देती है, क्योंकि रिच लोगों के पास पैसा बहुत होता है, तो उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा के खुद इनकम जनरेट करके अपने डेट को पे कर देती है। लेकिन बहुत कॉमन नहीं होता ये, ठीक है। एक्सपोर्ट सरप्लस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू हायर एक्सपोर्ट्स टू रीपे एक्सटर्नल डेट। मतलब कि अगर सरकार ने किसी फॉरेन कंट्री से, फॉरेन नेशनल से लोन ले रखा है और सरकार को पे करने का, गवर्नमेंट को पे करने का टाइम आ गया है, तो सरकार क्या करेगी? अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देगी, जिसके वजह से फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, फॉरेन करेंसीज हमारी कंट्रीज़ में आने लगेगा, तो सरकार उन फॉरेन करेंसीज़ का यूज़ करके अपने डेट को पे कर देगी। स्टैचुरी रिडक्शन इन इंटरेस्ट, लीगल रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट बाय गवर्नमेंट, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। कैपिटल लेवी, ये भी हो गया है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है। लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है, डेफिसिट फाइनेंसिंग। इसका सिर्फ आपको मीनिंग पढ़ना है। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो उसके रेवेन्यू से कम हो जाए, उसके इनकम से कम हो जाए, ठीक है। ऐसे गैप को डेफिसिट कहते हैं, कमी। सरकार का जो खर्चा है वो ज़्यादा हो गया लेकिन उसके पास इनकम उतना नहीं है, तो ऐसे टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएट होगा उसे डेफिसिट कहेंगे। तो सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मेथड होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग ऐसा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट डेफिसिट थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, नए पैसे बनाने लगेगी, और जो भी उसका गैप क्रिएट हुआ है, एक्सपेंडिचर और रिसीट के बीच में जो गैप आया है, उसको फुलफिल कर लेगी, उस गैप को हटा देगी मनी क्रिएशन के थ्रू। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का बेसिकली आप इतना मीनिंग याद रखिएगा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ अ मेथड ऑफ मीटिंग गवर्नमेंट डेफिसिट थ्रू क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, नए पैसे छापती है सरकार। ये एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू से जो ज़्यादा खर्चा हो गया सरकार का, उसको ख़त्म करने के लिए। तो हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म होता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का भी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। वो बहुत सिंपल और टॉपिक है लेकिन उसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको कौन सा चैप्टर का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें।